प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीजी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज अपन करने वाले चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स आंशिक प्रश्न। तो अपनी कॉपी पेन और उठा लीजिए और साथ में आपकी बुक भी लेके बैठे जिससे आप सवाल पढ़ सके। तो सवाल नंबर 1 के आंशिक का देखिए। आंशिक प्रश्न का सवाल नंबर 1 बोल रखा है कि एक बेलनाकार धातु तांबे का किसी बनी तांबे की छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 mm है। तो छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो चीजें पहले दे रखे वो लिख लीजिए। एक छड़ की लंबाई यानी एल, एल फॉर लेंथ, लंबाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। एवं त्रिज्या जो बेलनाकार है उसकी त्रिज्या दे रखी है आपको। त्रिज्या को मैं दिखा रहा हूँ स्मॉल आर से। उसका मान है 2 mm। क्या देखा है 2 mm मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है। और बोला छड़ के सिरों पर यानी 120 यानी वी का मान रखा है 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। और साथ में दे रखा है अपने को आई तो निकालना है, आई का मान करंट तो निकालना है। और साथ में तांबे की प्रतिरोधकता रो का मान दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻8 ओम इंटू मीटर। ये दे रखा है और सही क्या आई चाहिए। तो आप जानते हो ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर। तो आई निकालने के लिए V दे रखा है आर और टी है। तो जब भी आपको लंबाई और क्षेत्रफल दे रखा हो, जब भी आपको लंबाई और क्षेत्रफल दे रखा हो तो प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं आर बराबर रो एल बाई ए। ये होता था आर बराबर रो एल बाई एफ। पर आप रो एल ए के मान रख दीजिए। अब ए यहाँ पे क्या आएगा, बेलनाकार है तो ए होता है तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो बेलन का अनुप्रस्थ जो आपको सामने से देखो ये मार्कर देखिए, मान लो बेलन है, मान लो बेलनाकार तार है तो अनुप्रस्थ मतलब सामने से आपको दिखाई दे रहा है जहाँ यानी करंट के लंबवत एरिया। तो यहाँ पे आएगा रो एल अपॉन ए की जगह पाई आर स्क्वायर। ये सामने से वर्ताकार भाग है तो वर्त का क्षेत्रफल। तो रो का मान क्या रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल यानी 1 इंटू 10⁻²। नीचे पाई 3.14 और आर 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ध्यान से देखें तो सॉल्व कर लीजिए। 1.7 इंटू 10⁻10 कैसे -8 -2 -10 नीचे 3.14 इंटू 2 की पावर 2 4 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6 से बन जाएगा आपका आर बराबर 1.7 इंटू 10⁻10 नीचे 3.14 इंटू 4 और -6 को ऊपर लेके अपन +6 कर सकते हैं भाई। ये नीचे घात में -6 है, जब ये अंश में जाएगा तो इसकी साइन क्या चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये माइनस से प्लस में वो चेंज हो जाएगा। तो बना क्या अपने पास 1.7 इंटू 10⁻⁴ कैसे -10 प्लस है माइनस का 4 और 3.14 इंटू में 4 आ गया। इसको हम बाद में एक साथ ही कर लेंगे। ये आर का मान आ गया। अब V बराबर क्या होता है आई आर। तो यहाँ से I बराबर V बटा आर। तो V का मान यहाँ पे क्या दे रखा है 120 वोल्ट और R का मान हमने निकाला कितना 1.7 नीचे 3.14 इंटू 4 और इंटू में इसका 10⁻⁴ भी है। अब इसको हल करना है तो देखिए ये संख्या बटा भिन्न बन रहा है। तो आपको पता होगा 120 ये कहाँ जाएगा ऊपर 3.14 इंटू 4 और नीचे क्या आ रहा है नीचे 1.7 आ रहा है। ठीक है। और इंटू में 10⁻⁴ तो इसको हल करेंगे अपन। ये बन जाएगा देखिए जैसे 120 इंटू कितना कर इसको 1.7 3.4 को चलो 3.14 इंटू 4 और नीचे 1.7 इंटू में 10⁻⁴ माइनस का 4 ऊपर जाके आपका प्लस का 4। अब इसको हल करना है तो आप गुणा भाग कर लोगे। मैं आपको इसको गुणा भाग जल्दी से करके बता देता हूँ। तो क्या आएगा देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 120 इंटू 3.14 इंटू 4 जो आया उसको डिवाइड मैंने कर दिया किससे 1.7 से। तो डिवाइड करने पे मेरे को मिला है 886.58 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। भाई करंट है तो करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है। अब देखिए बच्चों को पता होगा कि यहाँ जो भी नंबर होता है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन वैज्ञानिक संख्या अपना फिजिक्स में लिखने का तरीका होता है आंसर को। तो क्या करते हैं अपन ये चाहते हैं कि दशमलव यहाँ आ गए, यहाँ लाने के इसको 100 से गुणा कर दीजिए अपने आप आ जाएगा।
100 से इधर आएगा ना, तो 100 से गुणा, अगर आपने 100 से भाग दिया तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 8.86 इंटू 10⁶ एम्पियर आ गया आपका आंसर। ठीक है, 8.86 इंटू 10⁶ एम्पियर। बुक में तो आंसर दे रखा है, मेरे जो आंसर दे रखा है इसमें 6.85 इंटू 10⁻⁻5 जो गलत है। आंसर कितना आएगा, 8.86 इंटू 10⁻6 एम्पियर। आपने हल करके अच्छी तरह से देख लिया। चलिए आगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये नोट करना है तो और फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा, वैसे आपको समझ में आ गया। सवाल नंबर 2 की बात करें, देखिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर, दे रखा है चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात की। तो फिर डायग्राम रखते हैं एक बार। यहाँ पे एक प्रतिरोध दे रखा है ये, और एक प्रतिरोध दे रखा है ये। ठीक है, मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूँ। फिर यहाँ से इन्होंने एक लगा रखा है ऐसे, और फिर इन्होंने एक जोड़ा आगे उन्होंने ऐसे, फिर यहाँ से डायग्राम बना रहा हूँ ना, आप भी समझ रहे हो। कितने हो गए सारे, और नीचे यहाँ पे और इसके साथ डायग्राम ढंग से आप बनाना। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। सबका मान यहाँ पे, ये सब बाहर वाले 3 3 3 3 3 और अंदर 6 6 3 है, अंदर 6 6 6। ठीक है, अंदर 6 6 6 है, अंदर 6 6 6 और बाहर 3 3। अब तो ए और बी के मध्य से देखें, ध्यान से देखें तो इस 3 और इस 3 को देखिए, ये दोनों किसमें आ रहा है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला जानते हो, जुड़ता है, यानी R1 + R2 होगा। तो इन दोनों कितना हो जाएगा, इन दोनों का 60 हो जाएगा, यानी इन दोनों को हटा के अपन एक ही प्रतिरोध लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन। इन दोनों का 3 और 3 कितना बन जाएगा, 6। तो इसको अपन बनाते हैं कैसा, इसको अपन बनाते हैं ऐसा कि इन दोनों को हटा के एक ही लगा सकते हैं। ठीक है, ये और ये आपका कौन सा, ये आपका 6 था, ये 6 था, ये 3 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और आगे आपका ऐसे डिटो ऐसा का ऐसा ये, और यहाँ से ये कौन सा, ये वाला हो गया, ये वाला 6। और फिर आगे देखिए इसके नीचे ये और है, एक इसके नीचे यहाँ जोड़ रखा है, ये आपका 3 ओम, और यहाँ पे फिर आपका 6 ओम, यहाँ पे आपका 3 ओम, और यहाँ पे आपका 6 ओम। सवाल आता है ना, मैं एक बार डायग्राम थोड़ा टाइम आपको लग रहा होगा। 6 यहाँ पे कितना है, 6 है, ये 6, ये 3 3 3 6 और 3। अब ध्यान से देखें तो ये वाला 6 और ये वाला 6 इसमें आ गया समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े हो, दोनों का मान समान हो, तो 6/2 कर सकते हैं। याद आया कैसे, कि जब समांतर क्रम में n प्रतिरोध जुड़े हो और प्रत्येक का मान R ओम है, तो तुल्य प्रतिरोध R/n से निकालते थे। तो यहीं पे R/n, यानी इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का अपन एक ही लगा सकते हैं, उसका मान कितना हो जाएगा, 6 और 6 समांतर में आधा, यानी 3 हो जाएगा। इन दोनों का एक ही आ जाएगा। सवाल आता है लास्ट में, एक बार ढंग से यहीं पे, इसको मैं यहीं पे बता दूंगा एक ही बार में। एक बार आप डायग्राम समझ लीजिए, ये पहले बताएं तो उत्तर देखेंगे। 3 और 3 6, 6 और 6 3, 3 और 3 6, 6 और 6 3, 3 और 3 6, 6 और 6 3, 3 और 3 6, लास्ट में मतलब 6 × 3 और 6 + 3 समांतर में, तो 6 18 बटा नीचे 9 2। तो तुल्य इसका 2 आएगा। आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम में अपने को टाइम लग रहा है, तो मैं डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ। अब देखिए 6 और 6 कितना आएगा, 3 ओम आएगा। तो इन दोनों का एक ही बना दीजिए, यानी इन दोनों का मैं एक यहीं पे बना के ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, और आगे क्या आ गया, ये 3 ओम, ये तो कितना हो गया, 6 और 6 3, ये 3 ओम, और इस 3 ओम के ये आ गया इसके यहाँ पे ये 6 ओम, और फिर आगे ये आपका 3 ओम, कौन सा, ये 3 ओम, और इसके साथ ये आपका 6 ओम, फिर आपका नीचे 3 ओम, और फिर यहाँ पे 3 ओम। तो ये आपका पॉइंट बी, ये आप लिखना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। 3 3, ये 6 बचा, ये 6 बचा, और ये 3 बचा, ये 3 बचा, ये 3। अब ध्यान से देखें, ये 3 और 3 कितना जाएंगे, समांतर सॉरी श्रेणी क्रम में, तो इनका 3 और 3 श्रेणी में कितना जाएगा, 6। तो इसको अपन लिख देते हैं, इन दोनों का देखिए यहाँ पे इन दोनों का एक ही, इन दोनों का एक क्या हो जाएगा, 6। तो डायग्राम में बना लेता हूँ एक बार। यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे 3 ओम, इसका मैं डायग्राम इधर से बनाऊँ। ये कितना बच गया आपके, यहाँ पे 6 ओम बच गया, ये हो गया। फिर ये आ गया आपका,
ये यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे 6 ओम, और यहाँ आपका बचा ये 3, ये 3, ये 6, ये 6, ये 3, और ये 3 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा श्रेणी क्रम में 3 और 3 श्रेणी कितना हो जाएगा 6। ध्यान से देखिए ये 6 और 6 वापस कितना आ गया समांतर क्रम में, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ अपन इन दोनों का एक ही बनाते हैं। तो मैं डायग्राम थोड़ा सा नीचे से यहाँ बनाता हूँ, जिससे डायग्राम थोड़ा सा ठीक बन जाए। जैसे मैं डायग्राम आप समझ रहे हो, डायग्राम बनाना 3 3 यहाँ पे 6, ये दोनों हो गए, और इन दोनों का आ जाएगा, मैं इसको यहाँ ऊपर लिखा हूँ, ये आपका बन गया 3 ओम, और इन दोनों का 6 और 6 वापस कितना हो जाएगा 3 ओम, ये बन गया 3। 6 और 6 समांतर कितना हो जाएगा 3, 3 और यहाँ पे 3 और 6, फिर से 3 और 3 किसमें श्रेणी क्रम में, कितना बन जाएगा, इसका बन जाएगा ये, और फिर यहाँ पे ये वाला, ये आपका बन जाएगा 6, और ये आपका कौन सा वाला, इन दोनों का 3 और 3 6, यहाँ लिखा है ये 6 और ये 3, ये 3, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। अब ये 6 और ये 3 कितना आ जाएगा, किसमें आ जाएगा समांतर में, कितना आ जाएगा 3। तो नीचे फाइनल आपका बनेगा 3 ये वाला और 3 ये वाला, और इन दोनों का 6 और 6 आ जाएगा आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 3 और 3, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो फाइनली ये 3 और 3 कितना आ गया श्रेणी क्रम में, कितना हो जाएगा। तो ये एक आपका डायग्राम ये बन गया एक तो, और ऊपर एक आपका इन दोनों का एक और आ गया, ये आपका पॉइंट बी बना, ये आपका पॉइंट ए बना। तो 3 और 3 6, और यहाँ पे नीचे 3, 6 और 3 कितने आ गए समांतर क्रम में। तो जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला 6 × 3/6 + 3, हल करोगे 18/9 यानी 2 ओम आंसर। डायग्राम में टाइम लगा भाई, सवाल देख लीजिए ऐसे, 3 और 3 6 श्रेणी में, फिर 6 और 6 समांतर में 3, फिर 3 और 3 श्रेणी में 6, फिर 6 और 6 समांतर में 3, फिर 3 और 3 श्रेणी में 6, फिर 6 और 6 समांतर में 3, ठीक है, फिर 3 और 3 श्रेणी में 6, फिर 6 और 3 वापस समांतर में 2 ओम। इसका आंसर आपका आ जाएगा। अच्छी तरह से डायग्राम सॉल्व कर लेना, क्योंकि इस सवाल को अपन ऐसे ही हल कर सकते हैं। लास्ट में ना, अच्छा ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है, आपका आंसर ये आ गया। इससे अच्छे सवाल मैंने आपको करवा रखे थे, अलग से वीडियो डाल रखा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सवाल से, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने से एक वीडियो डाल रखा है। चलिए आज तक चलता आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 नोट करना है तो और तो नोट कर लीजिए, वैसे आपको समझ में आ गया, इसको आप हल कर लेना। सवाल आसान था, 1 मिनट का था, तो डायग्राम आने मेरे को अच्छा टाइम लगा। आप शुरू में मैंने समझा दिया था, तो आप आगे वीडियो को बढ़ा दे सकते हो कि स्पीड ज्यादा कर दो अगर आपको आता है तो। सवाल नंबर 3 अच्छा सवाल है, ऐसा आपने वहां भी किया था, कहाँ पे, आपका उदाहरण नंबर 4.14 चौथे चैप्टर के अंदर भी, वहाँ फॉर्मूला अलग होता है, यहाँ फॉर्मूला अलग होता है, बाकी सवाल वही है, तरीका भी वही है, सवाल भी वही है एग्जैक्ट लगभग। बस वहाँ जो श्रेणी में फॉर्मूला लगता है, कहाँ संधारित्र में जो श्रेणी में फॉर्मूला लगता है वो यहाँ समांतर में लगता है, और वहाँ का समांतर यहाँ का श्रेणी बन जाता है। तो देखिए चित्र में दर्शाए गए अनंत श्रेणी के विद्युत परिपथ का बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नंबर 3, और डायग्राम बना के यहाँ पे दे रखा है आर, ये आर और ये आर, और ये कहाँ से जा रहा है अनंत तक जा रहा है। फिर यहाँ जोड़ रखा है नीचे लेके, जैसे यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ रखा है आर, यहाँ पे एक प्रतिरोध आर, यहाँ पे एक प्रतिरोध आर, कहाँ तक जा रहा है अनंत तक। इसका मान लीजिए आर आर आर, सारे आर आर आर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अपने को ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए ये अनंत तक, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क, इनफाइनाइट नेटवर्क इसको बोला जाता है। तो देखिए होता क्या है कि वो एग्जाम्पल मैं फिर से दूंगा जो वहां दिया था उदाहरण 4.14 में, ठीक है 14 था सही। देखिए कि समुद्र से अगर 1 बाल्टी पानी की निकाल ले या समुद्र में 1 बाल्टी पानी की डाल दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ अनंत बहुत सारे प्रतिरोध है, अगर इनसे 1-2 प्रतिरोध को हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को अलग भी कर दूं तो इसके मान में खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट को काम में लेते हम सवाल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध x, ऐसा मैंने मान लिया। कितना मान लिया x, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है।
तो ए और बी के मध्य x है, तो अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो आगे भी कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। मान लो इस पॉइंट को आप p बोल दीजिए और इस पॉइंट को मान लीजिए आप q बोल दीजिए। तो क्या करोगे कि दिया गया जो नेटवर्क है वो अनंत नेटवर्क है, अर्थात दिया गया नेटवर्क, लीजिए ना, दिया गया नेटवर्क अनंत नेटवर्क है, अर्थात p व q के मध्य भी तुल्य प्रतिरोध x होगा। ठीक है। यहाँ तक इन दोनों को अलग क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ वो चीज देखनी होती है कि कौन सी चीज रिपीट हो रही है। देखिए अगर मैं इनको अलग कर लूँ, इनको कॉपी कर लूँ, फिर यहाँ पेस्ट कर दूँ, समझ गया ना, यहाँ से ये जो यहाँ जोड़ दूँ, ये यहाँ जोड़ दूँ, यहाँ जोड़ दूँ, इन दोनों को अलग करके यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दिए, यही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इनमें वही चीज देखनी होगी कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये बन गया स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, और इस पूरे को अपने कितना मान लिया, इस पूरे को अपन ने x मान लिया, यानी आगे का सारा अपने x मान लिया। ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब ये सवाल आसान है, बस जो देखना क्या होता है, फिर से देख लीजिए कि कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है उसको कर दीजिए बाहर और आगे कुछ मान लीजिए, आगे कुछ मान लीजिए और वही कुल होगा। क्या किया मैंने कि कुछ यहाँ वो चीज देखी जो रिपीट हो रही है और आगे का कुछ मान लीजिए, जो आपने आगे का माना वही कुल होगा या कुल माना वही आगे का होगा। कैसे समझ लीजिए आप। अब ध्यान से देखिए दोनों कितने आ रहे हैं, समांतर क्रम में, और जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। ये मैंने आपको याद करने के लिए बोल से याद कर लीजिए दो के लिए। ठीक है। तो इन दोनों क्या बन जाएगा, इन दोनों का बन जाएगा ये यहाँ पे स्मॉल आर, और इन दोनों का एक ही बन जाएगा, इन दोनों का स्मॉल आर और एक्स का क्या आएगा, आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ध्यान से देखें तो अब जो आएगा वो कुल आएगा, और कुल को अपन ने x मान रखा है, और ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जुड़ते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जुड़ते हैं। अतः ए व बी के मध्य कुल प्रतिरोध लिखा हूँ आर स्क्वायर बराबर आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। ये दोनों जुड़ गए, क्यों जुड़ गए, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम के अंदर है। और कुल का आपने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो x आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लघुत्तम आएगा आर प्लस एक्स से गुणा होगा, यानी स्मॉल आर इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स अपॉन इसे स्मॉल आर प्लस एक्स। तो देखिए ये डिवाइड में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू आर प्लस एक्स, ये r इंटू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स, ये एक्स भी अंदर गुणा होगा, तो x इंटू आर यानी आर एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। इसको आप लिख दीजिए प्लस का 2rx लिख सकते हैं। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस का आर एक्स, मैंने घात दो को पहले लिख दिया, इसको आप उठा के ले आइए तो क्या हो जाएगा, प्लस से -2rx और प्लस का आर स्क्वायर इधर आके माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से देखिए rx -2rx एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हल करना आपको आता है कैसे, 10th क्लास में आप पढ़ते थे कि यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण है, ये x में द्विघात है क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, x यहाँ पे चर है, तो इसको हल करने का फॉर्मूला सीधाचार्य सूत्र आप जानते हो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a x का गुणा होगा, b x का गुणा और c कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म, ये अचर पद होता था। तो यहीं पर यहाँ पे द्विघात बन गया, किसमें, अब यहाँ पे x की भी घात 2 है और r की भी घात 2 है, तो द्विघात x में है कि r में, आप दिमाग में लगा सकते हो, x में है या r में। तो किसमें है, x में, क्योंकि r तो फिक्स है ना, r तो दे रखा है प्रतिरोध है, चेन यहाँ पे चर कौन है, x, अज्ञात राशि कौन है, x, तो द्विघात बना x में, द्विघात किसमें बना x में। तो यहाँ पे देखिए इसको अपने हल करना चाहिए, कहाँ से, सीधाचार्य सूत्र से। आप ऊपर लिख लीजिएगा अपनी बुक के कॉपी के अंदर, कि सीधाचार्य सूत्र से आप जानते हो क्या आएगा इसका हल, सीधा सीधा x बराबर माइनस का b। तो यहाँ पर क्या माइनस, क्या माइनस तो फॉर्मूले में, और r क्या आएगा माइनस r, समझ आ रहा है, उससे तुलना कर रहा हूँ द्विघात समीकरण से, माइनस b प्लस माइनस b x बराबर माइनस फॉर्मूले में b की जगह x का गुणा कितना है माइनस का r, यानी माइनस r प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, b मतलब माइनस r का स्क्वायर
फिर बी स्क्वायर माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 ए की जगह क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर गुना होता है एक ए, और यहाँ पे ए की जगह क्या आ रहा है, कुछ नहीं तो एक, इंटू में एक इंटू सी, और सी की जगह आ रहा है माइनस का आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर, यहाँ माइनस आर स्क्वायर अपॉन नीचे 2 इंटू 1, 2 एक और एक के यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर गुना होगा, यहाँ पे कितना है एक, तो क्या बन गया एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस यानी आर प्लस माइनस माइनस आर का वर्ग आर स्क्वायर माइनस आर का वर्ग यानी आर स्क्वायर, और देखिए ये ऊपर माइनस आर स्क्वायर है न कि माइनस आर का वर्ग, ये ध्यान रखना वो प्लस नहीं होगा, तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4r स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया 2 इंटू 1 एंड 2, क्या बन गया एक्स बराबर आर प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कितना आएगा 5r स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा 2 आएगा, तो x बराबर r प्लस माइनस वर्गमूल के बाद √5r अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। तो एक बार क्या लेंगे अपन प्लस लेंगे, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या आएगा r प्लस √5r बाई 2, तो यहाँ से r कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस √5/2 इंटू में क्या आ जाएगा r, को यहाँ लगा दोगे आप ओम। एक आंसर तो यह आ गया। दूसरा माइनस लेने पर, तो माइनस लेने क्या आएगा r माइनस √5r बटा 2 यानी 1 माइनस √5/2 इंटू आर आएगा, जो पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी भाई 1 और √5 का मान भाई 4 का होता है, वर्गमूल 4 मतलब 4 का वर्गमूल है 2, तो √5 का वर्गमूल 2 से कुछ ज्यादा है जनरली 2.26 आता है, तो 1 माइनस 2.26 यानी माइनस 1.16, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आएगी जो पॉसिबल नहीं है। प्रतिरोध कभी ऋणात्मक है, प्रतिरोध धारिता ऋणात्मक नहीं होते, धनात्मक ही होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस √5/2 इंटू में स्मॉल r। ठीक है, यह हो गया आपका सवाल। ठीक है, क्या से किया, पूरे का x मान लीजिए और इन जो रिपीट और इसको अलग करके जो बच गया उसका भी x मान लीजिए, उसके बाद तो कुछ नहीं, फिर तो मैथ आप समझ गए। ये सवाल आसान है, तो ये आप करोगे, और एक सवाल आप और करोगे, इसी में आप यहाँ लगा लेना r, और अब वो निकाल देना सब। सवाल यही है आपकी बुक का, ये आपकी बुक का था। अब होमवर्क क्या है प्रैक्टिस के लिए, आपका होमवर्क ये है कि आप यहाँ पे एक r और लगा लीजिए यहाँ पे। अब इसका कुल निकालिए क्या आएगा, तो यहाँ पे √5 माइनस 1/2 ऐसा कुछ आएगा, आप निकाल के देखना आंसर। ठीक है, तो इसको आप करके देखोगे। शायद ऐसा मैंने वहाँ भी करवा दिया, पहले करवा दिया, ऐसा मैंने पहले करवा दिया, थोड़ा सा याद करवा दिया सर ना, ये आगे देखा था, ठीक प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर 3। आगे बात करते सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 तो इसको आपको नोट करना, तो पहुंच के इसको नोट कर लीजिएगा। चले आगे सवाल नंबर 4 में। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 4, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोध के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है ये निकालना है। यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी से जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध के प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। सिंपल बोला है कि एक 1 ओम का प्रतिरोध है, एक 2 ओम का प्रतिरोध है और 3 ओम का है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। यहाँ पे ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम जोड़ के इनको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है। इस बैटरी का आंतरिक यानी स्मॉल r 0 है। तो बोल रहा है कि परिपथ का पहला आपने याद करना है, तो क्या संयोजन का कुल प्रतिरोध, ये संयोजन का कुल यानी 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, तो पहला संयोजन का कुल लिखोगे। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या आएगा, R इक्विवेलेंट बराबर, मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R2, तीनों किसमें जुड़ गए श्रेणीकरण में। तो श्रेणीकरण में फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6 ओम, कितना देगा 6 ओम आ गया। फिर आगे बोल रहे हैं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी निकालना है, वोल्टेज भी निकालनी है। तो विभवांतर निकालने के लिए पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो बैटरी द्वारा प्राप्त कुल धारा, बैटरी द्वारा प्राप्त कुल धारा कैसे निकालते हैं, कुल धारा, कुल करंट, कुल धारा कैसे निकालते हैं भाई, V बराबर I R, यहाँ पे R कौन सा, R इक्विवेलेंट, तो I बराबर क्या आएगा
V बटा R, कुल विभवान कुल विद्युत भाग बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत भाग कितना इसका 12 और कुल प्रतिरोध कितना यहाँ पे 6। तो 2 एम्पियर करंट यहाँ से बैटरी से निकल रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकल रहा है। तो इसमें भी कितना बनेगा 2 एम्पियर, इसमें भी 2, इसमें भी 2। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। तो जो करंट बैटरी से निकलेगा वो इसमें जाएगा, वो इसमें जाएगा, वो इसमें जाएगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर धारा सेम रहेगी, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा सेम रहेगी। तो देखिए, तो मान लो इसमें विभवांतर V1 है, मान लो इसमें विभवांतर V2 है, इसमें विभवांतर V3 है। तो 1 ओम के सिरों पर विभवांतर, 1 ओम के सिरों पर विभवांतर V1 क्या होगा, V बराबर IR। तो IR उनके I तो सब में सेम है। तो I कितना आ गया 2 और R कितना इसका 1, तो 2 गुणा 2 वोल्ट। इसी प्रकार 2 ओम के सिरों पर विभवांतर, 2 ओम के सिरों पर वोल्ट कितनी आएगी, V2 बराबर I2 R2, लेकिन I सब में सेम। तो I इंटू R2, I का मान कितना आ गया 2 इंटू R कितना इसका 2, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट। इसी प्रकार 3 ओम के सिरों पर विभवांतर या 3 ओम के सिरों पर वोल्ट क्या आएगी, V3 बराबर I इंटू R3, I सब में सेम है। तो 2 इंटू इसका 3, प्रत्येक कितना 3 ओम, तो 2 3 6 वोल्ट। ध्यान से देखें, बैटरी 12 वोल्ट की थी, उसमें से 2 वोल्ट इसमें गया, 4 वोल्ट इसमें गया, 6 वोल्ट इसमें गया। तो कितना हो गया 2 4 6 और 6 12, इन 12 वोल्ट पूरा इनमें जाके बट गया। और एक चीज खास बात ये भी है कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें विभव में ज्यादा कमी हो रही है, वो ज्यादा खपत कर रहा है, वो ज्यादा खा रहा है 6 वोल्ट। ठीक है, अगर इस बैटरी का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता तो ये इन सबका योग 12 नहीं आता कुछ, क्योंकि वो आंतरिक प्रतिरोध भी खराब कर देता। लेकिन यहाँ पे बोला है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। तो ये आपका सवाल था। ठीक है, 2 4 और 6। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5, तो देख लीजिए, आप सवाल पढ़ लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए एक बार थोड़ा सा, और लिख लेता हूँ। क्लियर है? तो सवाल नंबर 5 पढ़ लीजिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। सवाल नंबर 5 देखिए, अगर है कमरे के ताप, कमरे का ताप जानने में कितना मानते हैं 27 डिग्री या 25 डिग्री, यहाँ पे देखा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कि कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम, यानी ये देखा आपको R27, समझ गया ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका मतलब है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध रखा है 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो अवयव का ताप क्या होगा, प्रतिरोध के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी अल्फा दे रखा है यहाँ पे। अल्फा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसका मान यहाँ पे दिया है 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मात्रक होता है। क्या बोल रहे हैं, ताप, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो वो ताप, देखो ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकोगे। तो यहाँ पे T तापमान से इसका प्रतिरोध 117 ओम हो जाता है। अपने T का मान निकले, T का मान कितना होगा, तो आप मैंने फॉर्मूला ड्राइव करवाया था क्या, कि RT बराबर R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये करवाया था। अब यहाँ पर अपने है इसको RT तो RT है, लेकिन R नोट का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, लेकिन यहाँ पे 0 ना बोल के 27 R27 फिर 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो यहाँ पे डेल टी कितना होगा, कि अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, डेल टी का तापमान में अंतर, तो अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, प्रतिरोध बढ़ा है मतलब अंतिम ताप 27 से ज्यादा है, तो बड़े में थोड़ा मैंने घटा दिया, तो यहाँ आएगा T माइनस 27 और ये बनेगा। अब सारे मान रख दीजिए, RT का मान 117, R27 का मान है 100, 1 प्लस अल्फा का मान है 1.70 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पे T माइनस 27 यही बचा, T का मान है सही है। तो इसको हल किया तो 117 बराबर 100 को अंदर लेंगे तो 100 इंटू 100, और 1.70 को जब 100 से गुणा करोगे, 1.70 को जब 100 से गुणा करोगे तो ये 170 बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस 170 इंटू 10⁻⁴ इंटू T माइनस 27। अब देखिए इस 100 को इधर ले आएंगे, बन जाएगा 117 माइनस का 100 बराबर 170 इंटू 10⁻⁴ इंटू में T माइनस 27।
तो 117 में 100 गया तो बचेगा 17 बराबर 170 इंटू 10⁻⁴ इंटू में t-27। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर दूं 70 बटा ये गुणा में ये आ जाएगा भाग में 170 इंटू 10⁻⁴ बराबर t-27 बचा। ठीक है भाई, ये बचेगा t-27 यहाँ पे बचा। तो आगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 70 से कटा 10 टाइम, तो 10 इंटू 10 की पावर यानी ये बच जाएगा t-27 को मैं इधर लिख लेता हूँ, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ गया 10 इंटू 10 की पावर -4 यानी 10 की पावर -3 भाई 10⁻⁴ 10⁻⁴ 10⁻⁻3 बचेगा। तो t-27 इज इक्वल टू 10⁻3 ऊपर जाएगा 10⁻3 तो 10⁻3 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000। तो t-27 बराबर 1000 आ गया। तो t बराबर 1000 प्लस 27 यानी t का वैल्यू जो आ गया वो आएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर। ठीक था, सिंपल फॉर्मूला, बाकी जो कैलकुलेशन है कंप्लीट करके बता दी। बाकी सवाल तो अपना यही खत्म हो गया, तो बाकी तो गुना भाग है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर 5 था। आगे पढ़िए सवाल नंबर 6। ओके, तो सवाल नंबर 6 देख लीजिएगा। वो है कि 15 मीटर लंबे एवं 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित की गई है एवं इसकी प्रतिरोधकता 5 ओम मापा गया। तो प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। प्रायोगिक ताप तो देखा दोस्तों, लिख लीजिए क्या देखा, देखिए ये बोल रखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 एल का मान दे रखा है 15 मीटर, 15 मीटर लंबा कोई तार है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। तार से नगण्य धारा यानी आई का मान, नगण्य आई का मान 0 है, आई का मान लगभग 0 एवं इसका प्रतिरोध आर दे रखा है 5 ओम, आर दे रखा है 5 ओम। तो प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी अपने दे रखा है रो निकालना है, क्या निकालना है, आर बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, तो क्या निकालना है, नगण्य धारा प्रवाहित की गई, निकालना है इसका रो निकालना। आप जानते हो आई तो इसमें लगभग 0 करेगा, रो अपने को याद करना है। तो क्या जानते हैं अपन, रो आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। निकालने के अपने को प्रतिरोधकता, प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रो का मान याद करना है। तो आर बराबर रो एल बाई ए से अपन बोल सकते हैं रो बराबर आर ए इंटू एल, इसको तो गुणा कर दिया आर ए बटा एल। आर का मान कितना है 5, ए का मान देखा है 6 इंटू 10⁻⁷ और एल देखा है 15। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 2 इंटू 10 की पावर -7 और यहाँ पे आंसर आएगा ओम इंटू मीटर। तो 2 इंटू 10 की पावर -7 ओम इंटू, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -7 ओम इंटू मीटर का आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर, 2 इंटू 10 की पावर -7 ओम इंटू मीटर। ठीक है, 2 इंटू हो गया। तो आसान सवाल था भाई, एल दे रखा है, ए दे रखा है, आर दे रखा है, रो पूछा तो रो बराबर आर बटा आर, रो सॉरी आर बराबर रो एल बाई ए से रो बराबर आर ए बाई एल, आर ए एल रखा, हल किया 5 या 15 3 दूनी 6 2 इंटू 7 ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या देखा है, पढ़ लीजिए। बोल रखा है कि तांबे का तार जिसका काट क्षेत्रफल 1 mm², यानी तांबे का तार है, 7वां सवाल, काट क्षेत्रफल एरिया दे रखा है कितना 1 mm², यानी mm जिसका इसका 3 का यहाँ से करना है वर्ग, तो मतलब 10⁻⁶ का 10⁻⁶ मीटर का। ठीक है, मीटर में क्या किया है, ऐसा ही में चेंज कर दिया मीटर स्क्वायर में, कैसे मिली 10⁻3 यहाँ पे mm इंटू mm यानी mm², तो मैंने वर्ग कर दिया 10⁻6। फिर आगे बोल रहे हैं तो 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का मान है, करंट दे रखा है 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये, यानी एन का मान दे रखा है, एन दे रखा है कितना 8.5 इंटू 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब है। अपने क्या चाहिए मीटर क्यूब, तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के 10⁻2 मीटर, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्या करेंगे क्यूब, यानी ये आ रहा है 10⁻6 पर मीटर क्यूब। कोई डाउट इसके अंदर,
ये पर सेंटीमीटर क्यूब था, मैंने मीटर क्यूब में चेंज किया तो सेंटीमीटर इसका माइनस 2 का यहाँ पे क्यूब, तो बन जाएगा कितना 8.5 इंटू 22 नीचे 10 की घात माइनस से ऊपर जाके 10 की घात प्लस का 6, 10 की घात 22 और 6 यानी 22 प्लस 6 10 की घात 28 पर मीटर क्यूब। कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए, मैंने सिर्फ यूनिट को कन्वर्जन किया। तो इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग ज्ञात कीजिए। अपने निकालना है इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग निकालना है। तो अपन जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आई बराबर VDE/NA। आई बराबर वीना सूत्र आपको याद होगा, आई बराबर वीना जानते हो आप वीना को, तो आई बराबर VDE/NA। निकालना है अपने को अपवन वेग यानी VD यहाँ पे क्या है, VD है अपवन वेग, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A होता है अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल और I होता है कण। तो यहाँ से VD बराबर बन जाएगा, इसको आप नीचे भेज दीजिए ईना को, VD को तो कौन बची ईना बची, ईना नीचे आ जाएगी तो I/E/NA। I का मान कितना है 0.5, E जानते हो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो फिक्स है 1.6, E का मान कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, नहीं आप याद कर लेना आपको 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। और यहाँ पे देखा है N होते हैं इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना है यहाँ पे N का मान है 8.5 इंटू 10 की घात 22 इंटू में 1 और A का मान है 10 की घात माइनस का 6। अब इसको हल करना बता कुछ नहीं इसमें, इसको हल करें तो बन जाएगा देखिए 5, घातों की बात करें माइनस का 19 माइनस का 6 यानी 19 और 6 माइनस का 25, माइनस का 25 और नीचे प्लस का 22 तो कितना होता है माइनस का 3 और ऊपर जाके प्लस का 3। यहाँ पे कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नीचे क्या बता 0.5 8.5 यानी 85 बन गया और यहाँ पे 16 का यहाँ पे लगा दीजिए 10 तो क्या बनेगा 5, इसको मैं लिख दूँ कितना कितना इसको लिख देते हैं, देखो 5 से काटेंगे तो 5 से कितना 17 बार कटेगा तो ये आएगा कितना 1/16 इंटू 17 इंटू 10 की घात 4। तो 1/16 इंटू 17 करके इसको हल करोगे तो इसका आंसर आपको गुणा लगा के बता दो। 16 को गुणा किया 17 से तो आया ये, इसमें 1 अपन ने किया आंसर, इसका आंसर आया लगभग 3.6 इंटू में आ रहा है 10 की घात माइनस 3 आ रहा है इंटू में 10 की घात 4 तो कितना बनेगा 3.6 इंटू 10, क्या आंसर गलत आ रहा है 3.7 इंटू 10 का माइनस का 5 आ रहा है। 10 का माइनस 5 कैसे बना 1.6 इंटू 10 का माइनस 3। हाँ देखिए ये कितना है 28, घात कितनी है 28 है। तो देखिए माइनस का 19 माइनस का 6 माइनस का 25 प्लस का 28 यानी कितना बचा प्लस का 3, तो प्लस का 3 ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस का 3 ये बचेगा तो माइनस का 3 और 10 यानी बन जाएगा माइनस का 2। अब कोई परेशानी, तो यहाँ पे है माइनस का 2 इंटू में आ रहा था माइनस का 2 आ रहा था, ठीक है वो यहाँ पे मैंने 22 की जगह 28 की 22 लिख दिया और है, ठीक है जाने का। तो कितना बनेगा 3.6 गुणा करने में आ गया, जब आप 16 को उस तरह से गुणा करके आप जब भाग दोगे, भाग देना कैसे होगा जो भी आ रहा है देखो मैं कैसे बताऊँ आपको, इसको देखो 16 से 17 को गुणा किया तो आ रहा है 16 को 17 से गुणा किया तो आ रहा है 262। अब ऊपर कितना है 1 है, आपको 262 से भाग देना, यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है 3 जीरो लगाइए यानी आपने 10 का माइनस 2 से गुणा किया, 3 जो है 10 का 3 से गुणा किया तो इसको 10 का माइनस 3 से भी गुणा कर दीजिए। अब आपका आसान बन जाएगा, ठीक है। अब इसको 1000 में 262 का भाग दे लीजिए, ये 10 का माइनस 5 बन जाएगा, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10 की घात माइनस 5 एम्पियर, ठीक है माइनस का 3 माइनस का 2 10 की घात माइनस 5 का एम्पियर। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं है। 16 को 17 से गुणा करने में 272 आया, ऊपर 1 था तो 1/272 भाग नहीं जा रहा, यहाँ पे 2 जीरो से काम 3 जीरो लगा दी, तो 3 10 की घात 3 से गुणा किया 10 का माइनस 3 से गुणा कर दीजिए और साथ में 10 का माइनस का 2 चल ही रहा है। अब 1000 में 272 का भाग आप दे सकते हो आराम से, 1000/272 आप करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा 3.677। 3.67 और करना है तो 3.67 या 3.67 इंटू 10 का माइनस का 5 एम्पियर। सिंपल फॉर्मूला था, थोड़ा सा यहाँ मैंने कन्वर्ट आउट करके बता दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चेंज किया 10 का माइनस 2 की क्यूब 10 का माइनस का 6 नीचे
ऊपर जाके प्लस में हुआ तो इसका 22 प्लस 6 28। बाकी आई इक्वल टू वी डी ई एन, ये फॉर्मूला होता है। वी डी निकालना तो ई एन ए को नीचे लाए, ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और गुणा भाग आपको होना आता है, मेरे साथ क्लोज कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आपका 8वां सवाल देखिए। एक मिनट कैमरा चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा देखिए। किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। यानी मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, R 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या माने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, यानी R0 अपन R मान लेते हैं, ठीक है। R की क्या मान लिया अपन ने R। तो किस ताप पर प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड का दुगना हो जाएगा। तो मान ले T तापमान पे, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, यानी RT बराबर 2R, ठीक है, हो जाएगा। किस ताप पे हो जाएगा लेकिन, और बोल रखा है कि तांबे के लिए प्रतिरोध ताप गुणा अल्फा का मान है 4.0 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप जानते हो 0 डिग्री पर R है ऐसा मान लिया, तो किस ताप पर 0 का दुगना हो जाएगा। तो मान लिया T ताप पर 0 का दुगना, 0 पर अपन ने R माना तो T पे 2R बन जाएगा। तो आप जानते हो RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। RT का मान 2R, R0 का मान R अपन ने माना 1 प्लस अल्फा डेल टी, क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा T-0। शुरू में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बाद में T मान लिया अपन ने, तो देखिए R से R गया तो 2 बराबर ये बचा 1 प्लस अल्फा टी बचा, 1 प्लस अल्फा टी बचा। और अल्फा की वैल्यू कितनी बची यहाँ पे 4 इंटू 10⁻³ इंटू में T बचा, ये बन जाएगा 2 - 1 बराबर 4 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे बचा 1 बराबर 4 इंटू 10⁻³ यहाँ पे T। तो T का मान निकालना कि 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 1/4 इंटू 10⁻³ बराबर बचा T। तो T बराबर बन जाएगा कितना, 1/4 इंटू 10⁻³ ये बनेगा। इसको अपन लिख देते कितना 100 इंटू 10/4, 100 के अंदर 4 का भाग दिया 25 इंटू 10/25 100, तो कितना आएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। आप यहाँ तक नोट कीजिए, अगला सवाल पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या बोल रखा है। 8 तो कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रखा है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट, यानी ये दिया आपने E का मान दिया 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो आप जानते होंगे सही क्या होता है, V अपन ओम के नियम से देखें तो V बराबर E माइनस आई आर। ये होता था, मान लो किसी बाह्य प्रतिरोध में धारा बह रही है, तो जैसे मान लो आपका सेल है, बैटरी है, और ये इसका बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, और मान लो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, इसमें धारा बह रही मान लो इस बैटरी से I, तो यहाँ पर विभव V बराबर क्या था आई आर। तो आई आर इंटू में E माइनस आई आर, यहाँ से अपन आई आर को इधर ले तो आई आर प्लस आई आर बराबर ई, यहाँ से आई कॉमन आ गया तो आर प्लस आर बराबर ई। तो यहाँ से अपने क्या चाहिए, अधिकतम बैटरी द्वारा अधिकतम धारा करंट निकालना है, तो आई क्या यहाँ से आई बराबर बनेगा ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। आप इसको वैसे निकाल सकते हो, करंट क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। इसको आप सीधा जैसे याद कर सकते हो, मैं आपको तरीके से बता दें। ये होता है अपना टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला, जहाँ पे ई होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है आप जानते हो, फिर आप पहले के लेक्चर देखिए, न्यूमेरिकल कर रहे हो।
अब ई का मान ये बोल रहा है बैटरी से ली जाती है अधिकतम धारा कितनी होगी, अधिकतम कितनी हो सकती है। तो अधिकतम के लिए आप बैटरी के प्रतिरोध को कम कर नहीं सकते, तो जो भी उसमें अपघटे बढ़ाव विद्युत अपघटे उसको तो आप बाहर निकाल नहीं सकते, तो बैटरी का प्रतिरोध तो यहाँ पे रहेगा। तो इसको अधिकतम होने के लिए इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। करंट को अधिकतम होने के लिए इसका मान कम से कम होना चाहिए। कम से कम होना भी ये आपके हाथ में है नहीं। बैटरी के अंदर जो भी विद्युत अपघटे बढ़ा हुआ है उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, तो आपके हाथ में कौन है, आर। तो आप इस आर को चेंज कर सकते हैं, इसका मान कम से कम करना है, तो इसका मान कम से कम कितना कर सकते, 0। भाई माइनस में तो कर नहीं सकते ना, पर तो माइनस में होता नहीं है, तो कम से कम कितना होगा, 0 होगा ना। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अधिकतम धारा के लिए क्या करेंगे, अधिकतम धारा के लिए आर बराबर 0। अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल आर बराबर 0। तो आई बराबर ई अपॉन आर, 0 प्लस आर यानी ई बाई स्मॉल आर। ई का मान है 12, स्मॉल आर का मान है 0.4, तो मुझे 120/4, कैसे पॉइंट बटा ऊपर 10 लगा दिया, 4 या 12 यानी साथ में 0, तो 30 एम्पियर। तो अधिकतम करंट इससे अपन बैटरी से 30 एम्पियर ले सकते हैं, वो भी जब बाह्य प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य न के बराबर, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं हो गया। सवाल नंबर 9। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। क्लियर, यहाँ पे ये विद्युत भाग वाला बाकी आपको समझ में आ गया। सवाल नंबर 10 देखिए, पढ़ लीजिए सवाल को। सवाल नंबर 10 क्या लिखा है, एक कुंडली का प्रतिरोध 4.2 में, कुंडली दे रखी है, कोई ऐसे हीटर के मान कुंडली है, इसका प्रतिरोध आपको देखा 4.2 में, लिखते जाइए। आर देखा क्वेश्चन नंबर 10, 4.2 ओम दे रखा है, पानी में डूबी हुई है, तो इसमें 2 एम्पियर की धारा बहती है, करंट दे रखा है, आई मीन करंट 2 एम्पियर, धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित है। टी का मान देखा है 10 मिनट, 10 मिनट में मात्रा छोटी आती है ना, 10 मिनट आपको देखा है, तो आपको मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपन सारे मात्रा किसमें से बने हुए, एसआई में, और एसआई इकाई में समय का मात्रा सेकंड होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 गुना 60 सेकंड, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को टाइम मिलेगा 600 सेकंड। 600 सेकंड में करंट बह रहा है, ठीक है, के लिए प्रवाहित की जाए तो कुंडली में कितने कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी। तो आपको उष्मा का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था याद है, लास्ट लेक्चर में उष्मा अगर संपूर्ण कार्य डब्ल्यू आया था I²R, बताया था कि पूरा कार्य उष्मा में परिवर्तित हो जाए यानी हीट, H4 हीट, तो I²RT फॉर्मूला आता था। ये किसमें आता था, जूल में आता था। फिर मैंने जूल से कैलोरी में चेंज करना ही बताया, कैसे कि 1 कैलोरी में होते हैं कितने, 4.2 जूल लगभग, या 4.18 था, उसको मैंने 4.2 बोला था, जैसे आपकी बुक में दे रखा है, नहीं देते तो अपने को आता, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आप जानते हो H बराबर क्या होता है, H बराबर I² इंटू RT। I का मान क्या देखा है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, R का मान क्या देखा है 4.2 इंटू T दे रखा है 600, ठीक है। यह आंसर किसमें आ गया, जूल में, किसमें आ गया आंसर, जूल में। लेकिन अपने को आंसर जूल में नहीं चाहिए, अपने को आंसर किसमें चाहिए, कैलोरी में चाहिए। तो आप जानते हो कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, J4 जूल। तो 1 जूल बराबर, इसको नीचे ले जाइए तो बन जाएगा 1/4.2 CL कैलोरी, यानी जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको अपन 4.2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा, 2 का वर्ग 4 इंटू 4.2 इंटू 600, और नीचे लगा दिया 4.2, और यहाँ से लिख देंगे अपन इंटू में कैलोरी, या आपका आंसर कितना आएगा, कैलोरी में आएगा। 4.2 से 4.2 गया तो बचा 4 इंटू 600, और यहाँ से आएगा कैलोरी, इसको मैं सिंपल CAL करूँ, आप समझिए कैलोरी, तो 4 6 24, और साथ में 2 जीरो और देखा जाएगा 2400 कैलोरी, ठीक है। इतनी उसमें अगर बात करता है जूल में, इसको जूल में करो 4 गुना, अगर जूल में निकालना होगा तो 4.2 कैंसिल नहीं होगा, जूल मान के देगा, 4 को गुणा करो 4.2 से, इंटू गुणा कर दो 600 से, जूल में इसका आंसर आएगा 10, यानी 10080 जूल, और किलोवाट में, किलो जूल में कितना 10.08 किलो जूल। अगर जूल में आंसर सही है, अगर जूल में आंसर निकालना होता तो ये आपको समझ आ गया क्या, कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ये रिलेशन आप याद कर लीजिए, कई बार काम आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ सवाल लिख के दे रखा था, लेकिन अपने को
याद ही होना चाहिए, क्या पता बोर्ड में सवाल आ जाए तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11, सवाल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 11, एक बेलनाकार नलिका की लंबाई L है, वह आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याओं के मान क्रमशः A एवं B है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान ρ है तो नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मैंने ऐसा सवाल आपको करवा दिया था, मैंने मेरी तरफ से करवा दिया था, मैंने पढ़ाया था। मैंने वहाँ पे एक घन लिया था, ऐसे एक घन लिया था, मान लो ये घन है, ठीक है, घनाव लिया था, घनाव, घन नहीं घनाव। ये मान लो ये A है, ये A भुजा है, ये B भुजा, ये C भुजा है। मान लो मैंने 1 2 बोला था, इसको 3 4 बोला था, तो मैंने आपको R12 भी निकाल के बताया था, R34 भी निकाल के मैंने बताया था, क्योंकि मैंने करंट ऐसे माना था और यहाँ से करंट मैंने ऐसे माना था। तो कैसे निकालते थे, R बराबर रो L बाई A थी। तो देखिए रो इसका माने धातु, इसका घनत्व रो धातु है, उसकी प्रतिरोधकता रो मान लेते हैं। तो अगर मैं R12 निकालूं तो रो तो फिक्स है, L कितना होगा, जितने में करंट बाहर, इसके लिए L आएगा A और A इसका क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल कौन सा लेते हैं, जो एरिया लेते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं, वो क्षेत्रफल धारा के लंबवत होना चाहिए, धारा के लंबवत होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे धारा यहाँ से पास हो रही है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस वाले का आयत है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई B इंटू सी। इसी प्रकार अगर आपको R34 निकालना है, तो 3 और 4 के मध्य प्रतिरोध, तो रो फिक्स है L, इस बार L बनेगा B और नीचे इसका एरिया, तो एरिया किसका, जो ऊपर से आ रहा है, देखिए अगर ये A है तो ये भी A होगा, अगर ये C है तो ये C होगा, तो ये भी C होगा, तो इसका एरिया A इंटू सी। ये सवाल मैंने आपको करवा रखा है। तो यहाँ भी यही सेम कंसेप्ट लगेगा कि जो एरिया क्षेत्रफल लेना होता है वो क्षेत्रफल धारा के लंबवत लेना होता है। तो देखिए आगे सवाल, कि बेलनाकार नलिका उसकी लंबाई L है और आंतरिक और बाह्य त्रिज्या A व B है, तो अपने को उसका प्रतिरोध बताएंगे। ऐसा कुछ है कि ये कोई मान लेते हैं अपने पास, ये कोई नलिका है जिसकी लंबाई है L और इसके अंदर ऐसे ये है आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दे रखी है। मान लेते हैं ये इसकी आंतरिक त्रिज्या A है और इसकी बाह्य त्रिज्या B है। ठीक समझ गए। इसकी अगर x है, इसकी अगर x है तो इसकी लंबाई L है और मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। अपने क्या निकालना इसका R, तो R क्या होता है, रो L बाई ए, रो L बाई ए। लेकिन A क्या होता है, क्या पूरा लेना होता है, A पूरा बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, पूरा क्षेत्र नहीं लेना होता है। A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ पे L तो L है अपॉन एरिया। अब ये कोई मतलब बेलन है कैसा, सॉरी वर्ताकार भाग कैसा, ऐसे खोखला वर्त ऐसे, ठीक है, बड़ा रास्ता सर्कल के बाद चारों तरफ रास्ता है ऐसे। इसकी त्रिज्या R, मान लो इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, तो कैसे निकालते हैं, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का, यहाँ से पाई कॉमन आता था, R2 स्क्वायर माइनस R1 या था ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये त्रिज्या A है, स्मॉल a है, और ये पूरी त्रिज्या बाहर वाली कितनी, स्मॉल b है। इसका क्षेत्र कितना होगा, पाई b स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा रो L, यहाँ से पाई कॉमन लिया तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बुक में आंसर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देखा, जो गलत है बड़ी मैसेज में साफ साफ बोला है कि आंतरिक त्रिज्या a है और बाह्य त्रिज्या b है, ऐसा बोला है। तो बड़ी कौन सी होगी, बाह्य, ठीक है, तो बड़ी है छोटा, तो इसका आंसर और यहाँ लगा देगा आप। इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो करंट के लंबवत लेना होता है। इस वाले फॉर्मूले, इस वाले नहीं, इस वाले R बराबर रो L बाई A में। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया आपका सवाल। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर हो गया। यहाँ पे आगे बात करते हैं अपन सवाल नंबर अपना कौन सा, सवाल नंबर 12। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, न्यूटन से निकालने का फॉर्मूला क्या था, वाट इनटू दिन इनटू घंटे बटा हजार। ये बताया था दिनों की संख्या, एक बार एक मिनट से थोड़ा सा हल्का सा रुक जाते हैं, एक मिनट ना, हो गया यहाँ पे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लिया आपने। सवाल क्या देखिए, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब एवं 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन क्रमशः 4 एवं 6 घंटे जलते हैं। दो पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। तो 30 दिन के एक माह के लिए विद्युत ऊर्जा के खर्च की गणना कीजिए। यदि विद्युत दर प्रति यूनिट 5 रुपए है तो अपन पहले यूनिट निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको यूनिटों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। यूनिटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला याद है? सबसे लास्ट क्या बताया था वाट इंटू घंटे इंटू दिनों की संख्या बटा 1000। वाट इंटू घंटे इंटू दिनों की संख्या बटा 1000, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो देखिए पहले केस में एक मकान 100 वाट के 4 बल्ब, तो देखो इसको मैं मानता हूँ, क्या मान लूँ यूनिट 1 यानी यूनिट फर्स्ट U1। तो क्या आएगा वाट यानी 100 वाट। 100 वाट कितना है 4, तो कितना हो गया 400 वाट हो गया। 100 से भाई एक बल्ब 100 वाट का है तो 4 बल्ब कितने हुए 400 वाट, 100 से गुणा कर दिया तो ये हो गया वाट। इनटू घंटे, कितने घंटे चल रहा है ये 4 घंटे चलता है। इनटू दिनों की संख्या कितने चल रहा है 30 दिन जल रहा है। और नीचे का लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे 1000। देखिए 0 0 2 0 2 0 क्या हो गया 400 कितना 16, 4 के 12 48 यूनिट, इसका आ गया 48 यूनिट। ये आ गया पहले बल्ब का यूनिट 48 यूनिट। इसी प्रकार दूसरा U2 वही वाट इंटू घंटे इंटू दिनों की संख्या बटा 1000। तो वाट कितना है कितने वाट का है 40 वाट का। कितने हैं 40 वाट के 6, 40 वाट कितने हैं तो इंटू में 6 किया, दो 40 हो गया। एक बल्ब 40 वाट का तो 6 कितने हुए 40 में 6 वाट के इंटू घंटे, कितने घंटे काम आ रहा है ये काम आ रहा है सॉरी ये भी 4 ही, ये भी 4 ही घंटे, इसके 6, इसके घंटे देखो 40 वाट के 4 प्रतिदिन कितने घंटे 6 घंटे जाए तो घंटे हो गए 6, कितने दिन 30 अपॉन नीचे कितना आएगा नीचे आएगा 1000। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना बन जाएगा 416, 16 इंटू 6 इंटू 3 तो कितना 96 इंटू 3 और नीचे क्या आ रहा है 10, 16 16 96। तो 96 और 3 से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो 3 6 18, 3 नाम 27 और 2 27 और 2 29 यानी 29.8 आ रहा है। कितना आ रहा है सही तो क्या ना 4 चौक 16, 16 इंटू 6 16 16 96, 96 किया 18 18 18 अच्छा ठीक है आ गए 28.8 कितना आएगा 28 288 नीचे 10 लग रहा है 288 बटा 10 यानी U2 का मान कितना मिल जाएगा U2 आ जाएगा 28.8। कैसे 10 से भाग के अपन ने दे दिया है। इसी प्रकार U3 मतलब पंखे कितने वाट का है 60 वाट के, दो पंखे 60 वाट, एक का वाट 60 कितने 2 इंटू कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे, तो घंटे 8 इंटू कितने दिन 30 दिन, नीचे का लिखेंगे 1000। सिंपल यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ वाट इंटू घंटे इंटू दिनों की संख्या बटा 1000। नीचे हल कर लीजिए, इसके नीचे कितनी जीरो 3 0 1 2 3 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना हो जाए 6 दूनी 12 इंटू 8 इंटू 3 तो कितना 12 इंटू 6 में तो 96 इंटू 3 बटे 10 ये भी कितना आ गया 28.8 यूनिट आ गई। ये भी कितना है 28.8 यूनिट और ये भी 28.8 यूनिट पूरा कितना। अच्छा कुल यूनिट कितना बनेगा कुल यूनिट मान के U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 की वैल्यू कितनी है 48 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 28.8 U2 28.8 U3। तो इसको हल पूरा जोड़ लीजिए 40 प्लस पूरा जोड़ना है कितना 48 प्लस 28.8 इंटू में करता हूँ 2 तो 105.6 कुछ नहीं किया जोड़ा है 105.6 यूनिट आ रहा है। ये तो आ गया कुल यूनिट। ये पूछा ना क्या ऊर्जा खर्च की गणना, ऊर्जा खर्च की यूनिट निकाले इतनी ऊर्जा खर्च होगी यूनिट के अंदर भाई आप जानते हो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। यहीं से अब पूछ रहा है कि यदि विद्युत दर खर्च भी निकालना है, विद्युत दर ये तो समझता हूँ यूनिट आ गए, विद्युत खर्च आ गया। अब निकालना अपने को विद्युत खर्च कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितना बिल भरना पड़ेगा, कितना बिल देना पड़ेगा। तो देखिए इसने बोला है एक यूनिट की जो रेट है वो 5 रुपए, एक यूनिट की रेट कितनी है 5 रुपए। तो विद्युत खर्च बिल कितना होगा विद्युत खर्च कितना आएगा एक यूनिट का रुपए 5 तो कितना होगा 105.6 इंटू 5। समझ आ रहा है कि नहीं
भाई 1 यूनिट का अपने को बिल देना है 5 रुपए, तो इसका कितना है 105.5 को इसको गुणा कर देंगे 5 से गुणा और किया तो आपका आंसर आ जाएगा 528 और क्या 528 रुपए 528 इसका आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। खर्च निकालना है उसके लिए पहले सारे यूनिट निकाल लिए, फिर जोड़ दिया, जोड़ना आपको आता है। खर्च निकालना है कितना बिल देना पड़ेगा, तो 1 यूनिट की रेट है 5 रुपए, तो इतने के लिए 5 से गुणा और कर दीजिए, तो आपका 100% सारे सवाल हो गए। ठीक है, तो आपका चैप्टर इसके साथ पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो और कोई सवाल वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो भी सवाल है, मैं आपका उसको रिप्लाई कर दूंगा। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की या फिर चैप्टर नंबर 11 की, कौन सा स्टार्ट करें देखेंगे। ठीक है, ओके बस, धन्यवाद।